बहुत बढ़िया है। तो चलिए आज अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपका भी मन लगेगा कि क्या करना है। अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन काफी हद तक आ चुकी है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन करें। हाँ सर, अकाउंटिंग इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, हमें बहुत अच्छी लगी है, तो हम आपसे पहले ये क्वेश्चन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 टीएस ग्रेवाल 5.22 पेज, एडिशन है 2018। इसका क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। एक एक ट्रांजेक्शन को देखेंगे और फिर उसकी एंट्री करेंगे। बच्चे कह रहे हैं सर हम आपसे पहले कर लेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कमन्स बिजनेस विद कैश ₹50,000, चेक 1 लाख, गुड्स 30,000 एंड फर्नीचर 20,000। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर है पिक्चर? हाँ सर, क्लियर है बिल्कुल। चलो सर, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज कमर्स बिजनेस विद कैश। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ रख लेते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस। ब्लैक पेन से कर लेते हैं, नजर नहीं आ रहा होगा वीडियो में। स्टार्टेड बिजनेस क्या क्या लाया है जी? सर एक तो कैश लाया है, वो छोटा छोटा लिख लेते हैं क्योंकि सारी ट्रांजेक्शंस में डालनी होती है। दूसरा चेक लेके आया है, तो इसको हम बैंक मान लेंगे। वो कैश लेके आया है 50,000 सर, और चेक लेके आया है ₹1 लाख, जिसको हम बैंक में डाल रहे हैं। गुड्स लेके आया है 30,000 और फर्नीचर लेके आया है 20,000। ठीक है सर, हमने ये सारा कुछ फीड कर लिया। उसके बाद ये सारी चीज लेके आया, तो इसका मतलब ये सारी की सारी क्या हो गई सर? कैपिटल हो गई। तो हमने कहा जी ठीक है, कैपिटल में डाल देते हैं 1 लाख और 2 लाख हो गया। 2 लाख टोटल कैपिटल हो गई है। ठीक है सर, दूसरी ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं। दूसरी ट्रांजेक्शन कह रही है कार पर्सनल असेट्स ऑफ द प्रोप्राइटर was sold for ₹1 lakh against check which he deposited in his saving account। अब जो ट्रांजेक्शन नंबर 2 है उसमें वो कह रहा है कि एक पर्सनल असेट थी कार, उसको उसने 1 लाख रुपीज में बेच दिया, जिसके अगेंस्ट में उसे चेक आ गया और विच ही डिपॉजिटेड इन हिज सेविंग अकाउंट, और उसको उसने अपने सेविंग अकाउंट में डाल दी। तो यहां पर इस वाले ट्रांजेक्शन के अंदर आप बताएंगे क्या होगा? हाँ सर बताएंगे। तो चलिए मैं ही बता देता हूं। इस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हम फर्म के लिए बना रहे हैं, इसका कुछ भी नहीं होगा, कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की पर्सनल एसेट थी, उसने वो उसको बेचा, 1 लाख रुपए का चेक आया और अपने ही पर्सनल अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में डाल दिया। क्योंकि जो फर्म का अकाउंट होता है वो नॉर्मली करंट अकाउंट कहलाता है। तो ये सेविंग अकाउंट है, इसका मतलब उसका पर्सनल अकाउंट है। इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन का कोई भी इंपैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे नहीं आएगा। तो हम लिख देते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन, सोल्ड कार एंड डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट। शॉर्ट में लिख देते हैं। तो इसका इंपैक्ट, नो इंपैक्ट हमारे पास दिख रहा है, नो इंपैक्ट इस पे। तो तीसरी ट्रांजेक्शन भी यहां पर ऐड ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी ट्रांजेक्शन में कुछ भी नहीं था। तो तीसरी ट्रांजेक्शन को ऐड ऑन करते हुए यहां लिखेंगे
तीसरी ट्रांजेक्शन बोल रहा है an amount of rupees 50,000 was transferred from his saving account to the firm's bank account, यानी कि उसके सेविंग अकाउंट से, उसके पर्सनल अकाउंट से फर्म के अंदर 50,000 ट्रांसफर किए गए। इसका मतलब वो जो भी पैसा लेके आया बैंक के थ्रू आया है पैसा और बैंक में ही आया है, तो इसका मतलब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, उसके पास बैंक में पैसा आया, कितना आया सर 50,000 आया, 50,000 बैंक में जमा हो गया और 50,000 ही उसकी कैपिटल बढ़ गई। ठीक है सर, समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। उसने अपने सेविंग अकाउंट से फर्म के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, मतलब उस पैसे को कुछ नहीं मेंशन होने की वजह से कैपिटल ही माना जाएगा, क्योंकि ये प्रोप्राइटर से ही पैसा आया है। तो इसको भी हम अब नई इक्वेशन के लिए लाइन खींच देते हैं इसके ऊपर। तो अब दो ट्रांजेक्शन मिल चुकी हैं, अब हमारी बनेगी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन के रूप में 50,000 हमारे पास कैश चला आ रहा है, 1,50,000 बैंक में है, 30,000 के रूप में गुड्स चले आ रहे हैं, 20,000 का फर्नीचर हमारे पास चला हुआ है, आया हुआ है, कोई लायबिलिटी हमारे सर पे है नहीं, और 2,50,000 हमारे पास कैपिटल के रूप में पैसा दिख रहा है। हाँ सर, समझ में आ गया। तो इसका मतलब अब फोर्थ ट्रांजेक्शन की बारी है। फोर्थ ट्रांजेक्शन को भी पढ़ लेते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन में कह रहा है अ न्यू कार वाज परचेज फॉर ₹6 लाख फॉर ऑफिस यूज। तो वो ऑफिस यूज के लिए उसने एक नई कार खरीदी है। इट वाज पेड बाय टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹5 लाख एंड बैलेंस बाय इश्यू ऑफ चेक फ्रॉम फर्म्स बैंक अकाउंट। उसने 6 लाख की कार खरीदी और जिसमें से 5 लाख उसने लोन करा लिया और बाकी पैसे यानी कि 1 लाख रुपए उसने अपने बैंक अकाउंट से दे दिया। तो ज्यादा मुश्किल लग रही है कि इतनी बड़ी सी बातें हो गई हैं, मगर ज्यादा मुश्किल नहीं। तो आपके पास उसने कार परचेज की ऑफिस यूज के लिए, तो परचेज्ड कार। तो सबसे पहले हमारे पास बिजनेस के अंदर एक कार आ गई, तो बिजनेस के अंदर कार आ गई, तो कार आ गई जी कितने की, 6 लाख रुपए की। ठीक है सर, 6 लाख रुपए की कार आ गई और उसने पेमेंट कर दी अपने बैंक अकाउंट से, 1 लाख रुपीज माइनस कर दिए और उसने एक लोन ले लिया जो उसके सर पे एक बोझ की तरह है, लोन फ्रॉम बैंक। तो इसको बोलेंगे लोन फ्रॉम बैंक। उसके पास 5 लाख रुपए का लोन दिखाई दे रहा है और उसकी कैपिटल पे कोई भी असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके कार जो है वो ऑफिस यूज के लिए है, उसकी पर्सनल यूज के लिए नहीं। 1 लाख रुपए का उसने अपनी फर्म से पैसा दे दिया, 6 लाख रुपए की कार आ गई, 5 लाख रुपए का लोन उसके सर पे चढ़ गया है, फर्म के सर पे चढ़ गया है। तो इसको इस तरह से दिखाएंगे। सर मुश्किल लग रही है? मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात है कि अगर जो कार उसने फर्म के लिए खरीदी है तो फर्म की एसेट बढ़ गई है उससे। हाँ सर बढ़ गई है, जिसको हमने कार के रूप में दिखा दिया, और हमारी जेब से यानी कि फर्म की जेब से 1 लाख रुपए का चेक दे दिया गया। तो सर 1 लाख रुपए माइनस कर दिए और इस कार के लिए फर्म ने ही बैंक से लोन ले लिया, तो हमारे पास बैंक का लोन 5 लाख रुपीस दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, उसके बाद इसकी टोटलिंग कर देंगे जिसको हम बोलेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन के रूप में 50,000 हमारे पास कार चली आ रही, कैश चला आ रहा है और 50,000 ही बैंक में हमारे पास पैसा बच गया है। गुड्स के रूप में हमारे पास 30,000 गुड्स जो इंट्रोड्यूस किए थे कैपिटल के अंदर स्टार्टिंग से वही चले आ रहे हैं। फर्नीचर के नाम का 20,000 हमारे पास है और 6 लाख रुपए के कार हमारे पास है। तो इस प्रकार हमारे पास 5 लाख रुपए का लोन चला आ रहा है और हमारी जो कैपिटल है वो 2,50,000 दिखाई दे रही है। ठीक है सर,
अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन की बात करेंगे। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में बोलता है सोल्ड गुड्स टू अजय ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹4,000 फॉर ₹5,000। अजय को उधारी पर माल बेच दिया 4,000 रुपए का 5,000, 1,000 का प्रॉफिट हो गया सर। ये तो सिंपल है सर। हमें सोल्ड गुड्स टू अजय, अजय हमारा क्या बन गया? डेटर बन गया सर। तो हमने एक डेटर और जोड़ लिया, डेटर। ठीक है जी। तो अजय हमारा डेटर है। इसका मतलब हमें अजय से पैसे लेने हैं। कितने? उसको कितने का माल बेचा है सर? 5,000 का बेचा है। तो 5,000 रुपए का डेटर हमारे पास खड़ा हो गया है अजय के रूप में। डेटर हमारे पास 5,000 के, और हमारा जो माल बिक गया है, जो हमारे गुड्स बिक गए हैं, वो 4,000 के माइनस हुए हैं, और 1,000 का हमें प्रॉफिट हो गया, मतलब कैपिटल के अंदर जुड़ेगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। तो इसके बाद फिर न्यू इक्वेशन बन जाएगी। न्यू इक्वेशन 50,000 का हमारे पास कैश है, 50,000 का ही हमारे पास बैंक है, 26,000 के हमारे पास स्टॉक चले आ रहे हैं, गुड्स चले आ रहे हैं, 20,000 रुपीज के हमारे पास फर्नीचर है, 6 लाख रुपए की हमारे पास कार है, और 5,000 के हमारे पास पैसे लेने हैं अजय से, जो डेटर के रूप में हमारी बुक्स में दिखाई देगा। और हमारे सिर पे लाइबिलिटी है बैंक की 5 लाख रुपए के रूप। ठीक है सर। और हमारे पास 2,51,000 कैपिटल के जुड़े हुए हैं। अब सिक्स ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। सिक्स ट्रांजेक्शन में वो कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹12,000 फॉर ₹16,000। 12,000 का माल 16,000 रुपए में कैश में बेच दिया। ठीक है सर। 4,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 4,000 रुपए हमारी कैपिटल के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है सर, 4,000 रुपए बढ़ गए। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है सर। हमने 12,000 का माल 16,000 रुपए में बेचा है, तो हमारे पास 12,000 रुपए 12,000 रुपीज गुड्स से कम हो जाएंगे, और 16,000 का कैश आ जाएगा। 16,000 कैश में बेचा है ना माल, तो हमारे पास उसका कैश रहेगा, और बाकी किसी पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो हमारे पास 16,000 का कैश आ गया, और 12,000 के हमारे पास गुड्स चले गए, जिससे हमको प्रॉफिट हो गया 4,000। ठीक है सर। तो हमारे पास टोटल मिलाकर 66,000 कैश है। न्यू इक्वेशन बना रहे हैं हम। अब 66,000 का कैश है, 50,000 का बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, और 14,000 का हमारे पास गुड्स चले आ रहे हैं, 20,000 का फर्नीचर है, कार हमारे पास 6 लाख की चली आ रही है, 5,000 रुपए के डेटर्स हैं, बैंक से लोन लिया हुआ है 5 लाख की लायबिलिटी हमारे सर पे चली आ रही है, प्लस जो हमारी कैपिटल है वो 2,50,000 की हो गई। इसको हम बीच में टैली नहीं कर रहे हैं, अपने आप लास्ट में ठीक हो जाएगा अगर ये सब कुछ ठीक किया है। सेवंथ ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹40,000। हमने 40,000 रुपए के कैश में माल खरीदा, तो परचेज गुड्स 40,000 रुपीज के माल खरीदे कैश में, तो 40,000 माइनस हो गए कैश से, और गुड्स परचेज हो गए 40,000 रुपए के। 40,000 के गुड्स परचेज हो गए, बाकी कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। सर ये आप कई जगह जीरो लिख देते हैं और कई जगह नहीं लिखते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपकी मर्जी है, आप उसको नील लिखेंगे, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसके साथ कुछ ना तो जुड़ रहा है ना माइनस हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट वही सेम आ जाएगा। न्यू इक्वेशन के रूप में यहां पर 62,000 रुपीज नहीं, 40,000 माइनस हो गए कैश,
तो ये हो गया 26,000 कैश आपके पास रह गया, प्लस 50,000 का बैंक बैलेंस चल रहा आ रहा है, और गुड्स के रूप में आपके पास 54,000 रुपीज के गुड्स हैं। फर्नीचर आपके पास 20,000 का पहले से ही चला आ रहा है। 6 लाख रुपए की आपके पास कार है, और 5,000 के अभी भी डेटर्स हैं जिनसे आपने पैसा लेना है। 5 लाख रुपए की आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई हुई है, जो बैंक को पैसा देना है लोन के रूप में जो आपने लिया था कार लेते वक्त, और कैपिटल के रूप में 2,55,000 आपके पास बना हुआ। एथ ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। एथ ट्रांजेक्शन के रूप में लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। अब आपने गुड्स परचेज किए 20,000 रुपीज के उधारी पर, तो उधारी पर खर्च हुए, तो इसका मतलब आपके पास एक और लायबिलिटी क्रिएट हो गई जिसका नाम बोलते हैं हम क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स के रूप में आपके पास पैसे देने आ गए लोगों को 20,000 रुपीज, तो यहां पर एक और चीज जुड़ जाएगी 20,000 रुपीज क्रेडिटर्स के रूप में। आपने क्या लिखा जी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हमारे पास किसी पे भी असर नहीं पड़ा, आपने सीधा परचेज किए गुड्स 20,000 के, तो आपके सिर पे लायबिलिटी बन गई, और आपके गुड्स और परचेज हो गए हैं, तो गुड्स में 20,000 और ऐड हो जाएंगे जो आपने परचेज किया। बाकी किसी पे भी कोई असर नहीं पड़ा है, तो सबको हमने निल कर दिया है। आप चाहें तो इसको 0 नहीं भी लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो भी यही माना जाएगा। तो न्यू क्वेश्चन के रूप में 26,000 रुपीज कैश है आपके पास, बैंक में 50,000 रुपीज चले आ रहे हैं, 74,000 का आपके पास गुड्स हैं, 20,000 रुपए का आपके पास फर्नीचर चला आ रहा है, 6 लाख रुपए की कार है, 5,000 का आपके पास डेटर्स चले आ रहे हैं, और 5 लाख रुपए का आपके पास लोन है बैंक का, सिर पे उधारी है, 20,000 रुपए आपको लोगों को गुड्स खरीदने की वजह से देने हैं, क्रेडिटर्स हैं आपके पास, और आपकी जो कैपिटल है वो 2,50,000 के रूप में दिखाई दे रही। ठीक है सर, 9th ट्रांजेक्शन की हम बात करते हैं। 9th ट्रांजेक्शन दिखाई दे रही है पेड रेंट ₹3,000 इंक्लूडिंग 2,000 इन एडवांस, यानी कि 2,000 रुपए का खर्चा तो आपने कर दिया, मगर वो प्रीपेड एक्सपेंस के रूप में दिखाई दे रहा है, और आपकी प्रीपेड एक्सपेंस है, एडवांस में पे किया है, तो ये आपकी एक और असेट बन गई जिसका नाम है प्रीपेड रेंट। और 3,000 रुपए का आपका खर्चा है, मगर इसमें से 2,000 रुपए आने वाले फ्यूचर समय के लिए, आगे जब ड्यू होगा तो ये इंक्लूड कर लिया जाएगा, मगर आज की डेट में ये प्रीपेड है। तो 3,000 रुपए का जो खर्चा है जो आपकी जेब से गया है वो 3,000 रुपए कैश गया है, तो पेड रेंट इंक्लूडिंग एडवांस, तो रेंट आपने पे कर दिया, कैश पे किया 3,000 रुपए का, मगर अभी भी आपकी जेब में एडवांस के रूप में रेंट दिखाई देना चाहिए, यानी कि आपकी एक असेट क्रिएट हो जाएगी। जगह कम होने की वजह से मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, प्लस प्रीपेड रेंट, इसके साथ ही ऊपर प्लस हो गया, मतलब यहां पर इसकी फिगर मैं लिख दूंगा। तो 3,000 रुपए का आपके पास कैश चला हो गया, मगर अभी भी आपके पास प्रीपेड रेंट के लिए 2,000 रुपए है, यहां पर 2,000 रुपीज प्रीपेड रेंट, मगर खर्चा कितना हुआ सर 1,000 का, तो 1,000 रुपीज आपके कैपिटल से माइनस हो जाएंगे। बाकी आपकी लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने असेट क्रिएट की है, एक एसेट जिसका नाम है प्रीपेड रेंट, जो आपने पहले पैसे दे रखे हैं, जिसकी सर्विसेज आपने नहीं ली हैं,
तो आपके लिए एसेट का काम करेगी जब तक आप इसकी सर्विसेज नहीं ले लेते। तो आपके पास बाकी कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। कैश कम हो गया 3000 रुपए से और 2000 रुपए से प्रीपेड रेंट आउटस्टैंडिंग में दिखाई दे रहा है, यानी कि आपकी एसेट क्रिएट हो गई। और 1000 रुपीज जो इस साल का, इस ईयर से रिलेटेड है, वो अमाउंट आपका खर्चे में दिखाई दे रहा है। तो इससे हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी 23,000 कैश है, 50,000 बैंक में पैसा पड़ा है, गुड्स आपके पास 74,000 के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सर, छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि एक और लाइन बढ़ गई है, एक कॉलम और बढ़ गया इसलिए। प्लस फर्नीचर आपके पास 20,000 के दिखाई दे रहे हैं, प्लस 6 लाख की कार दिखाई दे रही है, प्लस 5,000 के डेटर्स दिखाई दे रहे हैं, प्लस 2,000 का प्रीपेड रेंट दिखाई दे रहा है। और यहां पर 5 लाख रुपए के रूप में आपके पास लोन चला आ रहा है। 20,000 आपके क्रेडिटर्स हैं, प्लस 2 लाख, यहां पर हमने गलती की थी, 2,55,000, तो 2,54,000 यहां पर दिखाई दे रहा है। 55 माइनस 1, तो 2,54,000 आपके पास कैपिटल नजर आ रही है। उसके बाद 10th, अच्छी बात है कि एक ही पेपर में आ जाए जिससे आपको और क्लेरिफाई हो जाएगा। दूसरे पेपर में ट्रांसफर करने से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका ये क्वेश्चन इसी पेज पे खत्म हो जाए। 10th और 11th और 12th तीन और रह गई हैं। सोल्ड गुड्स, नहीं अभी 10th है, सॉरी, पेड सैलरीज 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए कैश में सैलरी पे की है। अगर पेड सैलरी, पेड रेंट लिखा होता है तो आप हमेशा उसको कैश में ही मानोगे। तो पेड सैलरीज कितना पे किया है सर? 2,000 रुपीज माइनस किया है, तो 2,000 रुपीज माइनस हो गया और साथ में खर्चा होने की वजह से आपकी कैपिटल में से लेस होगा, बाकी कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है सर, अब इसको फिर न्यू इक्वेशन के रूप में जोड़ देंगे। न्यू इक्वेशन 21,000 रुपीज कैश है आपके पास, बैंक में 50,000 चला आ रहा है, 74,000 के गुड्स हैं, 20,000 की का फर्नीचर चला आ रहा है, 6 लाख की कार चली आ रही है, और डेटर्स है 5,000 रुपए के, और 2,000 के प्रीपेड एक्सपेंसेस यहां पर नजर आ रहे हैं। और आपके पास 5 लाख रुपए का लोन है सिर पे, लोन फ्रॉम बैंक, जो कार लेने के लिए आपने लिया था। 20,000 के क्रेडिटर्स हैं आपके पास, प्लस 2,52,000 की कैपिटल आपके पास नजर आ रही है। 52,000 यहां पर लिख दिया, 2,52,000। 11th ट्रांजेक्शन जो है उसको भी देख लेते हैं सर। सर बहुत लंबा क्वेश्चन है। हाँ भैया लंबा है, तभी आपको बहुत सारे कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। 11th क्वेश्चन, 11th ट्रांजेक्शन के अंदर सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 8,000 4 रुपीज 10,000, आपने 8,000 का माल 10,000 में बेच दिया, तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 2,000 रुपए जुड़ जाएंगे, पहले तो यही जोड़ देते हैं, प्लस 2,000 प्रॉफिट कहां जोड़ दिया, सोल्ड गुड्स, कितने के गुड्स है सर? 8,000 के गुड्स 10,000 में बेचे, तो 8,000 गुड्स से कम हो जाएंगे और 10,000 रुपीज हमारे पास कैश में बढ़ जाएंगे। कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब कैश में होगा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 8,000 फॉर 10,000, वैसे इसमें लिखा होना चाहिए कि कैश है, नहीं लिखा तो एक बार हम इसको कैश मान लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं किसी क्रेडिट में बेचा होता या तो किसी का नाम लिखा होता, कोई फर्म का या कोई व्यक्ति का नाम लिखा होता, मगर यहाँ पर इसका नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ सीधा सीधा लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 8,000 फॉर 10,000। तो ये एक कंफ्यूजिंग कंडीशन है, इसको हम कैश में मान लेते हैं। हो सकता है क्वेश्चन ने इसको क्रेडिट में मान लिया हो, मगर क्रेडिट में अगर होना चाहिए तो इसके साथ कोई नाम भी लिखा होना चाहिए था। फ्रॉम
या सोल्ड गुड्स टू अजय, विजय, नरेश, महेश, कोई भी नाम लिखा होता तो हम इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। मगर यहाँ नहीं लिखा हुआ तो हम इसको कैश ट्रांजेक्शन मान रहे हैं। 8,000 का माल 10,000 में बेच दिया, 8,000 का माल 10,000 में बेच दिया तो हमने इसको कैश ले लिया और 2,000 रुपए का हमको प्रॉफिट हो गया। ठीक है सर। जब आंसर टैली करेंगे तो शायद इसमें अंतर भी आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन ने इसको उधारी पर ले लिया हो, तो हम देख लेंगे वो तो आंसर जब मिलेगा तो न्यू इक्वेशन बन जाएगी। इस पेपर में पूरा नहीं आएगा, एक और ट्रांजेक्शन बची है, 2 ट्रांजेक्शन बची है, 12 और 13। चलो देख लेते हैं अगर आ गया तो न्यू इक्वेशन के रूप में हमारे पास 21 प्लस 10 यानी कि आपके पास होगा 31,000 कैश है, 50,000 आपके बैंक में जमा है, आपके पास 66,000 का गुड्स है आपके पास, 4 और 4 ठीक है, प्लस 20,000 के आपके पास फर्नीचर हैं पहले से ही, 6 लाख की आपके पास कार चली आ रही है, 5,000 के आपके पास डेटर्स हैं, 2,000 का प्रीपेड रेंट चला आ रहा है और आपके सर पे लोन है 5 लाख रुपए का बैंक का, प्लस छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है आपको पता है जगह कम है, 20,000 रुपीज के क्रेडिटर्स हैं आपके सर पे जिनको पैसा देना बाकी है, और 2,54,000 के 2,54,000 के आपके पास कैपिटल नजर आ रही है, 2,54,000 की कैपिटल नजर आ रही है। उसके बाद 12th ट्रांजेक्शन है, शायद कोशिश करते हैं कि हो जाए, नहीं होगी, छोड़ो रहने दो। 12th ट्रांजेक्शन है, 12th ट्रांजेक्शन हमारे पास सेल, ये लिख दिया सोल्ड गुड्स, ठीक है। 12th है सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1,000, अभी 1,000 रुपए की सैलरी देना बाकी है, तो इसकी एंट्री होगी, आपका खर्चा तो है ही, तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब आपका खर्चा तय है, 1,000 रुपीज की सैलरी अभी देनी बाकी है, तो इसका खर्चा तो है ही, और आपकी लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई इससे, इसका नाम हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यानी कि अगर मैं इसको यहां पर थोड़ा सा खिसका देता हूं, बाकी कहीं भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में यहां पर भी एक प्लस 1,000 की एंट्री इसके आगे लिखना है, तो एक्चुअली मैं यहां लिखूंगा 5 लाख का लोन है, प्लस 20,000 के आपके क्रेडिटर्स चले आ रहे हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000 की, और आपकी कैपिटल है वो बनेगी 2,53,000, 2,53,000 की कैपिटल बनेगी। और असेट साइड में ये न्यू इक्वेशन बना रहे हैं हम, 31,000 का कैश चला आ रहा है, 50,000 का बैंक चला आ रहा है, 66,000 का गुड्स चले आ रहे हैं, 20,000 का फर्नीचर चला आ रहा है, 6 लाख की कार चली आ रही है, 5,000 के डेटर्स चले आ रहे हैं, 2,000 के प्रीपेड रेंट चले आ रहे हैं। आपके पास ये सारी एंट्री और ये भी एंट्री है, तो अब इसका आगे पार्ट कर लेते हैं। सीरियल नंबर चला आ रहा है, अब उसके बेसिस पर मेरे ख्याल से यहीं तक बहुत ठीक है सर, तो हम इसको आगे उतार देंगे। जो 12th नंबर क्वेश्चन के बाद ट्रांजिशन आ रही हैं,
और यहाँ पर असेट्स हैं आपकी, और लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल। तो मैं सब कुछ उतारना पड़ेगा वापस से। कैश, बैंक, गुड्स, फर्नीचर, कार, डेटर्स, प्रीपेड रेंट, इक्वल्स टू, यहाँ पर लाइबिलिटीज भी हैं, लोन फ्रॉम बैंक प्लस क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, और कैपिटल आपके सामने नजर। चलिए, तो हमने न्यू ट्रांजेक्शन के रूप में, न्यू इक्वेशन के रूप में आपको दोबारा से सारा अमाउंट यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। 31,000 है कैश, 31,000 है कैश, प्लस 50,000 है बैंक, प्लस 66,000 है गुड्स, प्लस फर्नीचर है 20,000 का, प्लस कार है 6 लाख की, प्लस डेटर्स है 5,000 के, प्लस प्रीपेड रेंट है 2,000। 5 लाख रुपीस का आपके पास लोन नजर आ रहा है, प्लस 20,000 के क्रेडिटर्स हैं आपके सिर पे, जिन लोगों को आपको पैसा देना था आपने उधारी पर मान लिया है। 1,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, और 2,53,000 की कैपिटल नजर आ रही है। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद 12th ट्रांजेक्शन हो चुकी है, 13 नंबर हम ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। ठीक है सर। सर ये तो अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन करा दिया, नहीं तो हम इसको छोड़ ही देते। वो तो मुझे पहले से ही पता है कि आप इसको छोड़ ही देते। तो अब कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं। सीरियल नंबर 13 ट्रांजेक्शन जो है वो कह रही है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500। तो ये तो आप माइनस कर दिए हैं, अगली लाइन में लिख देता हूं। अब तो जगह ही जगह हमारे पास 500 रुपीज माइनस कर दिए डेप्रिसिएशन के, और आपके पास जो डेप्रिसिएशन लगा है वो फर्नीचर पे, तो फर्नीचर के अंदर भी आपके 500 रुपीज लेस हो जाएंगे। तो आपके पास फर्नीचर में से 500 रुपए कम हो गए डेप्रिसिएशन के नाम के, और जो डेप्रिसिएशन लगा उसकी वजह से कैपिटल भी 500 रुपए से कम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, उसके बाद न्यू इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है सर। तो न्यू इक्वेशन के अंदर 31,000 का कैश है, बैंक के 50,000 चले आ रहे हैं, गुड्स के अंदर 66,000 के हैं, गुड्स आपके पास 66,000 के दिखाई दे रहे हैं। फर्नीचर रूप में आपके पास 19,500 फर्नीचर रह गया डेप्रिसिएशन के बाद। 5 लाख रुपए का कार, सॉरी 6 लाख रुपए की कार आपके पास नजर आ रही है। डेटर्स के रूप में आपके पास 55,000 के डेटर्स हैं, खाली 5,000 के, और प्रीपेड रेंट के रूप में जो असेट नजर आ रही है वो 2 लाख रुपए की असेट्स। लोन जो है आपके सिर पे 5 लाख रुपए का लोन अभी भी है, जिसको आपने अभी चुकाना बाकी है। क्रेडिटर्स के रूप में 20,000 आपके पास पहले से ही है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में आपके पास 1,000 अभी भी देना बाकी, और 2,52,500 रुपीज की कैपिटल नजर आ रही है। तो आपके पास न्यू इक्वेशन का टोटल यहां पर क्लोज हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चेक करने के लिए
चेक करने के लिए हम इसका टोटल एक बारी कर लेते हैं। तो टोटल हमारे सामने दिखाई दे रहा है 31,000 के पहले बिना उसके 6,07,000, 6,50,000, 6,50,000, चलो ऐसा कर लेते हैं 81,000 प्लस 66,000 प्लस 19,500, इनको जोड़ लेते हैं पहले एक बारी। 500 10 16 1 60, ये जोड़ लिया हमने तीनों, एक ये जोड़ लिए, ये जोड़ लिए, 6,07,000 और 6,07,000 और जोड़ लेते हैं, 6,07,000, 500 1 7 7, 7,73,500 रुपीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है असेट साइड का टोटल असेट साइड का। और इसको साइड में जोड़ लेते हैं 20,000, 21,000, 21,000, कितना 5,21,000, तीनों का हो गया अमाउंट, प्लस 2,52,500, ये अमाउंट हो गया 500,377, 7,73,500 कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसका भी टोटल आ गया। तो यानी कि यह हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक है। इसका आंसर भी एक बार बुक के हिसाब से चेक कर लेते हैं। असेट्स 7,73,500 ठीक है सर, और लायबिलिटी के रूप में 5,21,000 की लायबिलिटी आ गई हमारी, ये रही, और कैपिटल के रूप में आपके अमाउंट आ रहा है 2,52,500, ये कैपिटल है। तो ये अमाउंट टैली हो गया। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई डाउट होगा तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड डे। आज की क्लास बस यहीं तक, थैंक यू।